हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और बार फिर से। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और समकालिकों को मेरा नमस्कार। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। तो पहला प्रश्न इसमें है, भारत में कर्क रेखा का विस्तार सबसे कम विस्तार किस राज्य में है? तो ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है त्रिपुरा। इन 4 राज्यों से तो गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो आप याद कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, तो हमारा सीधा क्वेश्चन में आता हूं मैं। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप 4 कौन से हैं? आप होमवर्क के लिए आपके लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम विस्तार है हमारा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैंने फिलहाल एक सीडीएस का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी आया था कि कितने तट रेखीय राज्यों में कर्क रेखा का विस्तार है। ठीक है, तो कितने में है आप बता देना। 2 में है। ठीक है, और कितने स्थलीय राज्यों में है? 6 में है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कर्क रेखा से? तो कितनी राजधानियों से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो कितने राजधानियों से गुजरती है? तो देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। GURBA। ठीक है, गुरबा। ठीक है, क्या? गुरबा याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सीधा यहां पर लिखता हूं, G से हो जाएगा गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। U से उज्जैन। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उज्जैन क्यों लिखा है जबकि ये किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, R से मैं बताऊंगा रांची। ठीक है, R से रांची। B से भोपाल और A से अगरतला। राइट, अब मैंने उज्जैन का नाम लिखा। उज्जैन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ पर मंगतेश्वर मंदिर है, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, और बन सकता है क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को कौन सा? भूमध्य रेखा को। ठीक है, कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, और मैं बात करूं मकर रेखा को। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, राइट, हो गया। कर्क रेखा का विस्तार भारत में तो 8 राज्यों में, पूरे विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कितने? 18। समझ में आ गया? कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 राज्यों से। ठीक है, 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ठीक है, आधार रेखा से कितनी दूरी पर है भाई? ठीक है, 12 नैनोमीटर। ठीक है, 24, 35 या 200। ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी, नॉटिकल माइल। कितना? NM मतलब नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852 किलोमीटर। कितने? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। आधार रेखा से कितने दूरी पर है प्रादेशिक जल सीमा? क्वेश्चन पे आता है तो 12 नॉटिकल माइल पे है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है भाई, जो ये प्रादेशिक जल सीमा है, यहाँ तक भारत का संविधान लागू होगा। क्या होगा? भारत का संविधान लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है 24 नॉटिकल माइल, तो ये भारत का संलग्न क्षेत्र है। क्या है यहाँ पर? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। ठीक है, 24 आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकता है भारत? ठीक है, आधार रेखा से अलग अलग बिंदु बांटे गए हैं, तो यहाँ पर तक भारत को साफ सफाई का अधिकार रहता है। क्या काय का अधिकार रहता है? साफ सफाई का। आपने कोस्ट गार्ड का नाम सुना होगा। कोस्ट गार्ड सर्वाधिक सक्रिय यहीं तक रहती है, संलग्न क्षेत्र तक रहती है, 24 नॉटिकल माइल तक में रहती है। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स भी वसूला जा सकता है। ठीक है, क्या? कर भी वसूलने का अधिकार भारत को 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर 35 नहीं 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पर भारत क्या कर सकता है? खनिज पदार्थों का दोहन कर सकता है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप बना सकता है। ठीक है,
समझ गए। यहाँ पर क्या कर सकता है, कृत्रिम द्वीप, खनिज पदार्थों का दोहन। यहाँ पर कौन सा, ये 200 नॉटिकल माइल तक कौन सा है, हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतोवर झील का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने कराया था जी? गुरु अर्जुन देव ने। इन्हें क्या कहते हैं? सच्चा पातशाह भी कहते हैं, सच्चा पातशाह। ठीक है, सच्चा पातशाह भी कहते हैं, पातशाह, राइट। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। किसकी रचना की थी? आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी, राइट। और क्या किया था गुरु अर्जुन देव जी ने? करतारपुर, करतारपुर, क्या? करतारपुर, करतारपुर, करतारपुर और तरन तारन, तरन तरन तारन नगर भी बसाए। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। हरविंदर साहिब का निर्माण भी इन्होंने किया था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर। ठीक है ना। और इनकी हत्या किसने की थी? क्रूर शासक जहांगीर ने। ठीक है, और एक और जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद की चादर भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखा है अब गुरु अंगद, गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम पूछा जाता है कभी कभार, तो इनका प्रारंभिक नाम था लहना। क्या था जी? लहना था। ठीक है, इन्होंने जो लंगर प्रथा थी ना चलाई थी, तो किसने थी? गुरु नानक देव जी ने चलाई थी। लेकिन जो उनको व्यवस्थित रूप दिया लंगर व्यवस्था को, वो किसने दिया था? गुरु अंगद देव जी ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अमरदास। अमरदास से सिंपल आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने किया था। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना भी की थी। ठीक है ना। इन्होंने ये भी एक नियम बनाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति लंगर खा के नहीं गया तो वो गुरु से मिल नहीं पाएगा। किन्होंने बनाया था ये नियम? अमरदास जी ने बनाया था। गुरु रामदास जी लिखा था। इन्होंने गुरु पद वंशानुगत कर दिया। ठीक है, गुरु रामदास के बाद ही कौन बने थे? गुरु अर्जुन देव बने थे। तो गुरु रामदास जी ने क्या कर दिया था? गुरु पद वंशानुगत कर दिया था। ठीक है ना, आ गया होगा। अमृतसर नगर की स्थापना भी किन्होंने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान सभा में 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार हटा देना चाहिए? किसने कहा था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा भीमराव अंबेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कि भाई 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार हटा देना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय की जो कि जनता थी उतनी उनको पता नहीं था, इसलिए वो चाह रहे थे कि अभी वयस्क जो मताधिकार की प्रणाली है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको इस बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है ना। ये इनसे और पॉइंट क्या बन सकता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ये यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक भी अध्यक्ष रहने वाले कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो जो शिक्षा मंत्री कौन बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? तो वो भी यही थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूक नायक इनका पत्र है। ठीक है ना, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी इन्होंने, राइट। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, जो कि भारत की प्रस्तावना भी बनी है। ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों बढ़ती है? ठीक है, कुछ कैटेगरी होती है, 5 स्टेजेस होती है लाइफ की। ठीक है ना, जो भी 5 स्टेजों में बांटा गया है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है ना, सिंपल आप याद कर दीजिए। फर्स्ट स्टेज में जो कि जन्म दर है, बर्थ रेट है। ठीक है, बर्थ रेट और मृत्यु दर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई रहती है। क्या रहती है? हाई रहती है। ठीक है ना, हाई रहती है। क्या? जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, वो दोनों हाई रहती है। किस स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। अब मैं सेकंड स्टेज की बात करूं,
ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में जन्म दर तो हाई रहती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, लो हो जाती है। क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेज की बात करूं तो थर्ड स्टेज में जन्म दर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, लो हो जाती है। थर्ड स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। और जो मृत्यु दर रहती है वो हल्की कम हो जाती है, स्लोली लो हो जाती है। क्या होती है, स्लोली लो हो जाती है। मैं फोर्थ स्टेज की बात करूं तो फोर्थ स्टेज में भी जन्म दर लो ही रहती है और मृत्यु दर भी लो हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं फिफ्थ स्टेज की बात करूं तो उसमें भी जो जन्म दर रहती है वो क्या रहेगी, लो ही रहेगी, और जो मृत्यु दर रहेगी उसमें हल्का सा वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि वो हल्की सी या बढ़ भी सकती है या हल्की सी कम भी हो सकती है, ठीक है ना। समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो स्टेजों में बांटा गया है 5 स्टेज में, ठीक है ना। जो भारत की जो सभ्यता हुई थी, जो जहाँ से विकसित हुआ था, उसमें 5 स्टेजों का बांटा गया कि किस स्टेज में कालानुसार क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट स्टेज में हुआ था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हुई थी, बड़ी थी। सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, जन्म दर बढ़ी और मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। थर्ड स्टेज में लो हुई, क्या जन्म दर और मृत्यु दर स्लोली लो हुई, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, जन्म दर लो हुई और मृत्यु दर भी क्या हुई, लो हुई। और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, जन्म दर लो ही रही और जो मृत्यु दर में उसमें हल्का सा वेरिएशन हुआ, हल्का सा चेंज हुआ। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात था। वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो किसका था, किसका था, पुदुचेरी का, ठीक है ना। किसका था, पुदुचेरी का, ठीक है। सबसे कम किसका था, ये तो सर्वाधिक था। सबसे कम की बात करूं मैं, वो था दमन द्वीप का। किसका था, दमन और द्वीप का, ठीक है ना, दमन और द्वीप का, ठीक है ना। अब मैं दिल्ली की बात करूं, ठीक है, दिल्ली भी हमारी यूटी है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। जो दादरा नगर हवेली है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये 10वां संविधान संशोधन था, उससे बने थे, ठीक है ना, 10वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और नागालैंड 13th, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब 12वें से गोवा, राइट, ठीक है। 10वें से दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, याद हो जाएगा। पुदुचेरी 14वें से बनी थी, नागालैंड 13 से और 12वें से गोवा, राइट। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो क्या है, कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1934 में। कब हुई थी भाई, 1934 में। किसने की थी, जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण, नारायण, ठीक है, नारायण, राइट। और फूलन प्रसाद वर्मा, कौन कौन थे इनके साथ, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है। और कौन थे जी, आचार्य नरेंद्र देव, ये भी आता है कभी कभार, सीधा नरेंद्र देव ही ऑप्शन में आ जाता है। अच्छा, नरेंद्र देव, ठीक है। तो कभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, जेपी नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, नरेंद्र देव के सहयोग से, ठीक है ना। और क्या है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये पता होगा। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है, किसकी मध्यस्थता से हुआ था, ठीक है, टीडी सप्रू, टीडी सप्रू, ठीक है, और जयकर की मध्यस्थता से हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच क्या, गांधी इरविन समझौता। किस किस की मध्यस्थता से, टीडी सप्रू और जयकर की मध्यस्थता से, ठीक है, जयकर की मध्यस्थता से। 1932 लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है 1932 में, यहाँ हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। तो इसकी किन किन की मध्यस्थता से हुआ था, ये पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आरपी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के मध्यस्थता से हुआ था। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के कौन से विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए थे, कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़े गए थे, ठीक है। तो कौन से जोड़े गए थे, वन जोड़ा गया था, जी हाँ, वन जोड़ा गया था, ठीक है। शिक्षा जोड़ी गई थी, वाइल्ड लाइफ जोड़े गए थे, ठीक है। और 5 टोटल कितने जोड़े गए थे, 5, ठीक है। तो ये हो गया वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स भी जोड़े गए थे, वेट एंड मेजर्स, ठीक है, मेजर्स,
ठीक है ना, वेट एंड मेजर्स, ठीक है, मेजर्स। और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी जोड़ा गया था, ठीक है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस भी जोड़ा गया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस भी जोड़ा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस भी जोड़ा गया था, जस्टिस, ठीक है। तो 5 हो गए, कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है ना, वेट एंड मेजर्स और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 9वां क्वेश्चन आज का, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैसूर। कहाँ है? मैसूर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ है? ठीक है, वो है मैसूर में, ठीक है, कर्नाटक में। समझ में आ गया। और यहाँ पर हैदराबाद लिखा गया है, हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है। और क्या है हैदराबाद में जी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण संस्थान भी कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। और बेंगलुरु में और क्या क्या है भाई? बेंगलुरु की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ के ऊपर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो भी बेंगलुरु में है, ठीक है ना। अगला है, और कोलकाता लिखा है, यहाँ पर क्या बन सकता है? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? वो है कोलकाता में, ठीक है ना। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी कहाँ है? वो भी है कोलकाता में, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन भी कहाँ है? कोलकाता में है। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1927 में महार सत्याग्रह किसने चलाया था? तो ये चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है ना। इनका एक पत्र है जिसका नाम है मूक नायक। क्या है? मूक नायक। किसका पत्र है? भीमराव अंबेडकर जी का पत्र है। 1936 में, कब? 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की, जिसने 1937 में जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 13 सीटें जीती थी। कितनी सीटें? 13 सीटें, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर जी ने की पार्टी, जो स्वतंत्र लेबर पार्टी थी, उसने 13 सीटें जीती थी, ठीक है। पांडुलिखा समिति, ठीक है, ड्राफ्ट समिति के जो भी अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947 को जो बनी थी, ठीक है ना, जिसने हमारा संविधान बनाया था, ठीक है। तो आप सभी को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। धन्यवाद आप सभी का।